सदस्यगण आप सबका स्वागत करता हूँ। और हाल ही में जो यूनियन बजट हुआ उस पर और अधिक चर्चा के लिए आपके समक्ष हम उपस्थित हैं और मेरे साथ सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के सभापति आदरणीय अरुण दा और सिलीगुड़ी के हमारे लोकप्रिय विधायक और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी स्टेट के सेक्रेटरी डॉक्टर शंकर घोष जी और सभी मेरे वरिष्ठ जिला के पदाधिकारी और इलेक्टेड मेंबर काउंसिलर आपके समक्ष उपलब्ध हैं। 23 जुलाई 2024 को जो इंटरिम बजट था उसका सरकार बनने के बाद फुल बजट की घोषणा हुई और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जहाँ 2014 में 15 लाख करोड़ का देश का बजट होता था वो बढ़ के आज 50 लाख करोड़ का हो गया है। 3 गुना से ज़्यादा भारत की इकोनॉमी और भारत का बजट और भारत की बैलेंस शीट मजबूत हुई है। और 2024-25 का जो बजट था प्रमुखता से उसके अंदर में इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, युवाओं को सशक्त करना, उनको स्किल देना, उनकी एम्प्लॉयमेंट और उसके साथ ही एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजिंग तरीके से खेती करना और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और अधिक जोर दिया है। इसी के साथ ही अर्बन डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज किया है जिसमें हमारा सिलीगुड़ी शहर और दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, मिरिक और करसंग की टाउन भी आती है। इनोवेशन के ऊपर में जोर दिया है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में प्रमुखता से जोर दिया है। और मैं इस बजट के लिए अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जिन्होंने लगातार 7वीं बार भारत का बजट भारत के सदन में रखा है, श्रीमती सीतारमन जी का आभारी हूँ। मैं इसलिए भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस बार हमारे चाय श्रमिक और चाय से जुड़े हुए जो परिवार है उनकी चिंता की और प्रधानमंत्री के नाम पे एक नई शुरुआत हुई है। और प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को चालू किया है जिसके अंतर्गत 2024-25 और 2025-26 के लिए आसाम और पश्चिम बंगाल यानी उसमें से भी नॉर्थ बंगाल में ही चाय बागान होता है प्रमुखता से 3 जिलों में, उसके लिए 1000 करोड़ का आवंटन किया है। और ये 1000 करोड़ चाय श्रमिक के जो परिवार के सदस्य उनके बच्चे हैं उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन के ऊपर में खर्च होगा। इसी के साथ ही मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने 11,500 करोड़ का बजट देश भर में नेशनल स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के अंतर्गत देश भर में जो है डिजास्टर के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन किया है। उसमें करीब जो है 1200 करोड़ रुपया 1,200 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल को भी मिला है। और मुझे ये उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस बजट को और इस बजट का बड़ा हिस्सा जो तीस्ता में बाढ़ पीड़ित है जिसमें कालिम्पोंग है, दार्जिलिंग जिला है और साथ ही जलपाईगुड़ी जिला में जो नुकसान पहुंचा है, जिन परिवार की क्षति हुई है, जिन परिवार का घर बहा है, जिन लोगों का घर का सामान का नुकसान हुआ है, जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, उनके प्रति ये पैसा पश्चिम बंगाल सरकार खर्च करेगी ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इसके साथ ही रेलवे के लिए पश्चिम बंगाल को 14,000 करोड़ का 1 साल का बजट आवंटन हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसके लिए 60,000 करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट ऑलरेडी कार्यान्वयन है, ऑलरेडी काम चल रहा है।
और इसी के साथ ही हमारे विधायक की हमेशा ये आग्रह रहता था सिलीगुड़ी जंक्शन और जलपाईगुड़ी एनजीपी का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ 100 जो है पूरे पश्चिम बंगाल में स्टेशन को अमृत भारत के अंतर्गत लिया गया है। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि इस बार की बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है। लगातार जो है 11.1 लाख करोड़ का, यानी पिछले बार जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में जो खर्चा था उसमें 11% की वृद्धि करके 11.1 लाख करोड़ यानी 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है। इसका सीधा अर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो भी एंसिलरीज है उनको इसके माध्यम से फ़ायदा होगा। और ये बहुत कम देशों में होता है जहाँ 11 लाख करोड़ की रकम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में सरकार खर्च करती है। और जब सरकार का खर्चा इतना जोर जो है 20% से ज़्यादा का पूरा बजट का हिस्सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाती है, इसका मतलब इससे कारण जॉब क्रिएशन भी होगा और एंसिलरीज को भी फायदा होगा, डेवलपमेंट भी होगा, विकास भी होगा। और साथ ही जैसा मैंने कहा रूरल डेवलपमेंट को, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जोर दिया है और उसके अंतर्गत 2.66 लाख करोड़ का बजट आवंटन हुआ है जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसी के साथ ही 1.5 लाख करोड़ जो है ये सेट किया है लॉन्ग टर्म जो है इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी 1.5 लाख करोड़ का 50 साल तक किसी भी स्टेट को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, ऐसा 1.5 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त जो है इसमें एलोकेट किया है। इसके साथ ही जो स्टेटों को ग्रांट देती है केंद्र सरकार, क्योंकि आपको पता है SGST और CGST 2 तरह के टैक्स कलेक्ट होते हैं और तीसरा एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो पेट्रोल और लिकर से आता है स्टेट को। जो SGST का हिस्सा जो इतना केंद्र राज्य का रहता है उसी के अनुपात से राज्य सरकार को जो है केंद्र सरकार भी आवंटन करती है। तो स्टेट को जो ग्रांट है वो 6.42 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जिसमें बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार को भी मिलेगा। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि पिछले 5 साल से लगातार जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था उससे 121%, 125% और टोटल 5 साल का अगर हम जोड़ें, टोटल करें तो 131% अतिरिक्त जो है पश्चिम बंगाल को भारत सरकार ने पैसा दिया है। जो आए दिन ये आरोप लगता है कि पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया, ये सरासर गलत है और बेबुनियाद है। इसके साथ ही 1.62 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया है अगर किसी राज्य को लोन या एडवांस के रूप में चाहिए हो केंद्र सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसकी भी यहाँ पे एलोकेशन हुई है। इसका मतलब आप देखिए 6.5 लाख, 7, 8, 9, 10 लाख करोड़ रुपया अलग अलग राज्यों को मिलेगा। और इस 10 लाख करोड़ रुपए में जो है पश्चिम बंगाल की आबादी 7.5% है, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल का हिस्सा 10% है। यानी आबादी अगर पूरी भारत की आबादी देखें उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा पैसा पश्चिम बंगाल को दिया गया है। महाराष्ट्र का टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू सबसे ज़्यादा रहता है। मुझे बताते हुए दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, कष्ट भी होता है, लेकिन सच्चाई ये है जब देश आज़ाद हुआ टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे होता था, नंबर 2 पे महाराष्ट्र होता था। लेकिन आज महाराष्ट्र नंबर 1 है और पश्चिम बंगाल का टॉप 10 में कहीं भी हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पश्चिम बंगाल को पूरा पैसा दिया है। महाराष्ट्र को 60,000 करोड़ मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़ ये सिर्फ जो ग्रांट हुआ है अलॉटमेंट वो पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान घर बनेंगे गरीबों के लिए और उसमें से भी 1 करोड़ घर अर्बन सिटीज़ में बनेंगे, जिसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये भारत सरकार खर्च करेगी। और ये 10 लाख करोड़ रुपये जो खर्च हो रहा है इसमें कलकत्ता, सिलीगुड़ी, आसनसोल ये जो बड़े शहर है, अर्बन शहर है, उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि ये बजट जो है युवाओं के ऊपर में फोकस है। अगले 5 साल में 4.1
करोड़ यानी 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार देना ये सरकार का एक लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत हर साल 20 लाख युवाओं को भारत के टॉप 500 फॉर्चून कंपनी के अंदर में एक साल का इंटर्नशिप उनको कराया जाएगा और हर महीना 5,000 रुपया यानी प्रत्येक युवाओं के ऊपर में 60,000 रुपया भारत सरकार खर्च करेगी। और उसके अलावा टॉप अप किट उसमें 6,000 रुपया वन टाइम ग्रांट के रूप में भी युवाओं को दिया जाएगा। आप कल्पना करिए, जब 500 टॉप फॉर्चून कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनियों में हमारे देश के युवा काम करेंगे, उनका एक्सपोजर होगा, फिर 1 साल ट्रेनिंग और उनके वहाँ काम करने के बाद का जो उनका एक्सपर्टाइज, उनकी जो स्किल होगी, उसके कारण मार्केट में उनकी डिमांड रहेगी। और जैसी भारत को आज स्किल की, टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की आवश्यकता है, वो देश को भी मिलेगा। और इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए, ह्यूमन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ का बजट का आवंटन हुआ है। हम जहाँ सिर्फ महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती थी, आज महिलाओं को जो है 30% आरक्षण देने का काम भी सरकार ने किया है। ओवरऑल ये बजट हमारे रीजन के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जहाँ पे हाईवे, रूरल रोड और रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट, जिसकी हमारे क्षेत्र को सख्त ज़रूरत है, उसकी पूरी चिंता इसमें की है। मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी को पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जो पैसा पश्चिम बंगाल सरकार को मिलेगा, वो डेवलपमेंट का पैसा हमारे क्षेत्र में भी आएगा और हम सबके जो क्षेत्र है, जिसको हम प्यार से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी कहते हैं, इसका विकास होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यही विषय मुझे रखना था। आप